आज मेरे पास ओपीडी में एक 60 इयर्स ओल्ड अंकल आए जिनको दिक्कत थी कि उनके हाथों में राइट हैंड में कुछ कुछ ट्रेमर्स हैं एंड ही वाज सेइंग कि उनका राइट आर्म कम काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। वो इतना एफिशिएंटली नहीं काम कर रही, उनको भारी लग रही है। दीज वर हिज कंप्लेंट्स एंड ही थॉट कि ये साइड उनकी पैरालाइज हो रही है। इसकी वजह से वो आज मेरे पास ओपीडी में आए थे, बट उनको कोई पैरालिसिस नहीं था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज। Hello everyone, I am Dr. Chamanjot Kaur, consultant neurologist at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। आज की मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट पार्किंसंस डिजीज़ कि ये क्या होती है। सी आई हैव सीन कि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स पार्किंसंस के मतलब द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। सो आई थॉट कि आज एक अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ होती क्या है एंड कैसे आप इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है जिसमें दिमाग का एक हिस्सा होता है मिड ब्रेन, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। उसमें हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि डोपामिन सिक्रीट करते हैं। ये चीज़ नॉर्मली होती है। पार्किंसंस डिजीज़ में ये डोपामिन सिक्रीटिंग सेल्स ब्रेन में कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में डोपामिन की कमी की वजह से मरीज़ को कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हाथ में कंपन होना, स्लो हो जाना, पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब ये पार्किंसंस डिजीज़ किन में होती है? यूजुअली ये ओल्ड एज में होती है, मोर देन 50-60 ईयर्स ऑफ एज उनमें होती है। बट यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ करके भी एक टर्म है जो कि यंग लोगों को अफेक्ट करती है। लेस देन 40 ईयर्स एज में ये भी हो सकती है। अब इसके क्लासिक सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले पेशेंट में के हाथ में ट्रेमर्स होना शुरू होता है। ट्रेमर्स मतलब हाथ में कंपन होना शुरू। ये भी एक बड़ी स्पेसिफिक तरह के ट्रेमर्स होते हैं जो कि अगर पेशेंट बैठा है आराम से घर पे, उस समय ही हाथों में ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं। इसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर्स कहते हैं इन मूवमेंट्स को। दीज आर वेरी फाइन ट्रेमर्स एंड दे अकर एट रेस्ट पे होते हैं। अब दूसरी स्पेसिफिक बात क्या होती है कि एक साइड स्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे ट्रेमर्स स्टार्ट होंगे वो साइड पेशेंट की काम करना कम हो जाती है। अब पेशेंट इसको कैसे परसीव करता है? वो सोचता है कि ये पैरालाइज होनी शुरू हो गई है। एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द पैरालिसिस। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हाथ में ताकत तो है बट वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे कोई मूवमेंट, वो काम स्लो कर रहे हैं, कर तो पा रहे हैं। रोज़मर्रा के काम जैसे ब्रश करना, कॉम्ब करना, कपड़े पहनना, ये रोज़मर्रा के काम दिन में स्लो होना शुरू हो जाते हैं। और स्लोनेस सिर्फ उस आर्म के साथ लिमिटेड नहीं होती है, हर चीज़ में स्लो होना, चलने में स्लो हो जाना, खाना खाने में स्लो हो जाना। बहुत देर तक लोग मुंह में ही रोटी लेके चबाते रहते हैं 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं खाना खाने में, जो कि पहले 5 मिनट लगता। तो ओवरऑल स्लोइंग हो जाती है हर चीज़ की। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है स्टिफ हो जाना, हाथ में अकड़न आ जाना। ये पेशेंट खुद ही हमें बताता है कि पहले तो ये हाथ ठीक था, ये बाजू ठीक थी, अब ये लगता है कि बहुत अकड़ गई है, ऊपर तक लेके आने में बड़ी अकड़न महसूस होती है। अगर मसाज वगैरह कराते हैं कोई पेशेंट्स, तो जो भी मसाज उनके रिलेटिव्स कर रहे हैं या जो भी, तो वो भी नोटिस करते हैं कि दूसरी बाजू तो ठीक है बट एक बाजू में स्टिफनेस आ गई है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर कि ये पार्किंसंस हो सकती है। ये तीन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। इन तीनों में से कोई भी सिम्टम हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हाथों में कंपन होना ज़रूरी है, रिजिडिटी ज़रूरी है, या फिर स्लोनेस ज़रूरी है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके अलावा और सिम्टम्स क्या होते हैं? पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि बैठ के एकदम खड़े होना, फिर चलना, सडनली पेशेंट गिर जाता है, या चलते चलते गिर जाता है, पेशेंट प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता है। या फिर गेट चेंजेस आना। गेट चेंजेस मतलब चाल में फ़र्क पड़ जाना। पहले तो सीधे तरह से पेशेंट चलता है, बट बाद में क्या होता है, थोड़ा सा स्टूप्ड होना शुरू हो जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके चलना शुरू कर देते हैं। इसको हम स्टूप्ड पोस्चर ऑफ पार्किंसंस बोलते हैं।
और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, चलते चलते आर्म्स की मूवमेंट कम हो जाती है। नॉर्मली जब हम चलते हैं तो हमारे हाथों की मूवमेंट होती है, बाजू की मूवमेंट होती है, ये हमारी बॉडी के साथ ही मूव करते हैं। बट पार्किंसंस के पेशेंट में आर्म्स की कोई मूवमेंट नहीं होती। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सटल पॉइंटर जो आप घर पे भी नोटिस कर सकते हैं अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को ये मेन सिम्टम्स होने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम उनको बहुत इग्नोर करते हैं या उनको कंसीडर नहीं करते। वो सिम्टम्स होते हैं एनऑस्मिया। एनऑस्मिया मतलब स्मेल लॉस्ट हो जाना, स्मेल की सेंसेशन नहीं रहना। मान लो घर में किसी ने परफ्यूम लगाया है या सब्जी का तड़का लग रहा है, पेशेंट को उसकी स्मेल नहीं आती या बहुत कम स्मेल आती है। एंड ये सिम्टम मेन सिम्टम्स होने के 10 या 15 साल पहले ही आ जाते हैं। सेकेंड ऐसा सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आमतौर पे भी लोगों को रहती है, बट अगर वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन गई है तो हो सकता है वो पेशेंट को आगे जाके पार्किंसंस हो। अब इसके अलावा जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती जाती है और सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं जिसको हम ऑटोनॉमिक सिम्टम्स बोलते हैं, जिसमें कि यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को यूरिन होल्ड ना कर पाना, या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब कि बैठ के खड़े होते हैं तो एकदम से चक्कर आना और गिर जाना, ये सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। पेट भारी लगना, कंप्लीटली खाली ना होना और कुछ सेक्सुअल सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पार्किंसंस सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है, बट कॉग्निटिव एंड मेंटल चेंजेस भी आती हैं। पेशेंट को डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। अब ऑल इन ऑल ये सारे सिम्टम्स, अगर इन सब में से, ज़रूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स हों, इनमें से अगर कुछ टिपिकल सिम्टम्स आपको लग रहा है कि मेरे रिलेटिव को या मेरे फ्रेंड को ये सिम्टम्स हो सकते हैं, देन इट कुड बी पार्किंसंस डिजीज़ एंड आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स सिर्फ पार्किंसंस में ही होते हैं, कुछ पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स भी होते हैं। इसके अलावा ये सिम्टम्स के अलावा कुछ एडिशनल सिम्टम्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पार्किंसंस डिजीज़ होती ही क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन है, डीजेनरेट हो रहे हैं ब्रेन के सेल्स, बट कई केसेस में ये फेमिलियल हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जिसको हम जेनेटिक पार्किंसंस बोलते हैं, जो फैमिलीज़ में रन करती है। अगर आपके किसी भी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को, किसी नोन को ये सिम्टम्स हैं, अगर आपको डाउट है कि इनको पार्किंसंस हो सकती है, तो आप मेरे से डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं। आई एम डॉक्टर चमनजोत कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। थैंक यू।